हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे कि मैं रोज जो है कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कोई ना कोई टॉपिक लाऊं। और आज फिर मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के लिए टॉपिक लाया हूँ। आपके यूकेपीएससी एग्जाम जो आप लोगों ने कौन सा भरा है फॉर्म, हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर और लैब असिस्टेंट, ठीक है, दोनों के लिए अगर आपने कौन सा ग्रुप ले रखा है, बायोलॉजी का ग्रुप ले रखा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। क्योंकि बायोलॉजी का ग्रुप है तो आपको दो चीजें कंप्लीट करनी है। पहली आपकी है बॉटनी और दूसरी आपकी जियोलॉजी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप हेडिंग से समझ गए होंगे, ये जो टॉपिक है या जो वीडियो है ये आपका किस पर है, आपके डीएनए पर मैंने बना रखा है। ठीक, तो शुरू करने से पहले इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए। अगर आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर की या लैब असिस्टेंट्स की, और अगर आप में से जो नहीं कर रहे हैं तो आपके जो दोस्त कर रहे हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए या उनको इस चैनल का लिंक भेजिए। तो सबसे पहले, जैसे कि मैं वीडियो के शुरू में करता हूं, जो आपका सिलेबस है उसमें आपका जो ये डीएनए टॉपिक है क्या दे रखा है? हाँ जी, दे रखा है। साफ साफ लिखा हुआ है डीएनए स्ट्रक्चर, ठीक है, और रेप्लिकेशन, उसके बाद आरएनए स्ट्रक्चर एंड टाइप। क्योंकि आरएनए के पता होगा आप लोगों को टाइप जो हमको पढ़ने हैं। आपका एक क्या होता है, मैसेंजर आरएनए होता है, एक क्या होता है राइबोसोमल आरएनए होता है, एक क्या होता है आपका ट्रांसफर आरएनए होता है। तो इन सब से भी बच्चों आपके क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में जो है हम लोग का ध्यान, मेन जो कॉन्सेप्ट है वो आपका डीएनए पर है, तो इसी को हम लोग लेंगे। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है आपका डीएनए का, आपको हर किताब में, वेबसाइट में, गली गली मोहल्ले मोहल्ले आपको मिल जाएगा। यानी कि डीएनए का स्ट्रक्चर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, भारी भरकम वर्ड, भारी भरकम वर्ड, लेकिन बहुत ही छोटी सी चीज, लेकिन बड़े काम की चीज। अब डीएनए की अगर बात करें तो कुछ पॉइंट्स जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं यहाँ पर, जो मुझे लगता है कि आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए कि इन यूकैरियोटिक्स, ठीक है, यूकैरियोटिक्स आप लोग बता रहे बच्चों, आप में से जो बायो के हैं, आप ये मत बोलना कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, ये तो इतना तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा अब तक, याद भी थोड़ा बहुत रहा होगा। तो इन यूकैरियोटिक्स इट इज कंबाइंड विद प्रोटीन टू फॉर्म न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, यानी कि यूकैरियोटिक में क्या होता है, जो डीएनए होता है वो किससे कंबाइन करता है, ध्यान रखना, आपका प्रोटीन से कंबाइन करता है। ठीक है, और प्रोटीन से कंबाइन करने के बाद डीएनए प्लस प्रोटीन आपके क्या बन जाते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन बन जाते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन, समझ गए बच्चों? तो एक ये एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। जबकि अगर हम बात करें किसकी, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक की सेल किया, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, जैसे कि ई कोलाई हो गया, बैक्टीरियम हो गया, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका सिंगल जाइंट, सिंगल जाइंट क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए आपका होता है। ठीक है, सिंगल जाइंट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए होता है। ठीक है, विदाउट एनी एसोसिएटेड विद प्रोटीन, इसका किसी भी तरीके से किसी प्रकार के प्रोटीन से एसोसिएशन नहीं होता है। तो एक ये बेसिक फर्क है डीएनए में कि डीएनए जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं और वो डीएनए जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें डीएनए जो है आपको कहाँ कहाँ रिपोर्ट कहते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो सबसे पहले आपका क्रोमोसोम्स, इसको भी पढ़ेंगे समझेंगे अच्छी तरीके से, क्रोमोसोम्स। दूसरा आपका डीएनए कहाँ रिपोर्ट आपको मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे बोलो बच्चों याद आता है, पावर हाउस बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मास्टर जी बोलते थे माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ दी सेल। बाकी चीजें तो पढ़नी नहीं है, खैर माइटोकॉन्ड्रिया। और दूसरा आपको डीएनए जो है कहाँ रिपोर्ट करना है या कहाँ रिपोर्टेड है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, कुछ इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक बच्चों, चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, चिंता मत करिए, पहले मैं सारे क्वेश्चन कवर अप कर लूं कि आपको कोई परेशानी ना हो। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, वो है क्या,
स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो आपका स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अभी तक मैं जितना आपको पढ़ाया उससे एक या दो क्वेश्चन बन सकते हैं, बनेंगे नहीं भाई, जरूरी नहीं कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल डिट्टो वही बन जाए। तब तो अगले दिन लोकसभा आयोग के अधिकारी मेरे घर पहुंच जाएंगे, कहते हैं कि बोले भाई कैसे आपने से 200 में से 200 क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए कैसे एग्जैक्ट वही कैसे आ गए। तो कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे मेरे पढ़ाए हुए, कुछ इनडायरेक्टली तरीके से आपके आएंगे, लेकिन आएंगे इसी से। खैर, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे कि सामने आपको जो दिख रहा है, इसमें आपको एक वर्ड दिख रहा है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और एक आपको वर्ड दिख रहा है फॉस्फेट शुगर। ठीक, एक आपको क्या दिख रहा है, आपके जो यहाँ पे तो नहीं है खैर, लेकिन आपका डीऑक्सीराइबोस दिख रहा है। तो चलो इसको हम अभी इस जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसको अभी यहीं रोकते हैं, आपको सिंपल स्ट्रक्चर से शुरुआत करते हैं। जब भी डीएनए की पढ़ाई शुरू करेंगे हम लोग, तो हम पढ़ते आ रहे हैं अपने क्लास 11 से कि ये डबल क्या होता है, आपका हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। यानी कि हम पढ़ते हैं कि भाई डीएनए का जो स्ट्रक्चर था वो आपके कौन थे, वॉटसन एंड क्रिक। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए कि वॉटसन डीएनए स्ट्रक्चर, तो रट्टाफिकेशन है, ऐसा कि किसी भी बायो के स्टूडेंट को उठा के रात को पूछ लो कि डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक, फिर सुला दो उसको। खैर, वॉटसन एंड क्रिक कब दिया था, 1953 में दिया था। और क्या दिया था इन दोनों ने, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये थोड़ा ध्यान रखना, इसी को हम लोग अभी समझेंगे, डबल हेलिक्स को खोलेंगे। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपका एक, ठीक है, और ये दूसरा वाला, ये डबल हेलिक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को खोलेंगे। हाँ, खोलेंगे मतलब इमेजिनेशन करो, जो आपके मास्टर जी, गुरु जी, सर जी आपको बताते थे कि भाई एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ट्विस्टेड है, इसको खोल लो, एक सीढ़ी बना दो। ठीक है, ये हमने एक सीढ़ी बना दी। ठीक है, और इसके बीच में ऐसे करके हमने सीढ़ियों को आपस में डंडों से जोड़ दिया। ठीक है, इसी पढ़ाया जाता था ना पहले, और इसी को हमने समझना भी है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस सीढ़ी को जो हमने खोला है उसका सिर्फ एक सिरा हम लोग समझेंगे, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। यानी कि ये वाला, ये सिर्फ ले लीजिए, जिसको मैंने डॉट डॉट किया है, हम सिर्फ इसके बारे में समझेंगे कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट आपस में जुड़े होते हैं, क्योंकि वैसा ही कंपोनेंट आपके इधर की साइड में भी जुड़ा होगा। तो खाली हम ये ए साइड वाले कंपोनेंट को समझेंगे कि इस ए वाले साइड में आपके डीएनए के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अगला आपका जो पेज है उसी को लेकर है, बस आपको ऐसे इमेजिन करना है। ठीक है, तो यहां से आपके दो ही क्वेश्चन बने। दिया किसने, वॉटसन एंड क्रिक्स ने। कब दिया, 1953 में। क्या दिया, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया। अब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में हमने अभी तक समझ लिया कि सीढ़ी है, सीढ़ी को खोला, उसकी सिर्फ एक, जो सीढ़ी का एक हिस्सा है उसको पढ़ेंगे। तो बच्चों, सीढ़ी का एक हिस्सा हमने जब खोला तो कुछ इस तरीके से आपको वो खुलाव मिलेंगे, और तीन कंपोनेंट्स आपको दिखेंगे, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 में आपका कोई एक बेस मिलेगा आपको। ठीक है, बस समझेंगे बच्चों, आराम से समझना। देखो, सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि ये जो चीज है, ये क्या है आपकी, ये है आपका क्या, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस, ये पहला कंपोनेंट होगा। ठीक है, यानी कि इस नंबर 3 में से या तो यहां पे एडेनाइन होगा, ठीक है, या तो यहां पे एडेनाइन होगा, या तो यहां पे ग्वानिन होगा, या तो यहां पर साइटोसिन का स्ट्रक्चर होगा, या तो यहां पे यूरेसिल होगा, और या तो यहां पे थाइमिन होगा। पांचों में से कोई एक होगा, पर डीएनए है तो एज यूजुअल है कि आपका क्या होगा, ये या तो एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, या तो साइटोसिन होगा, या तो थाइमिन होगा। यूरेसिल जो किस में आता है, आपका आरएनए वाले में। तो अभी उसको हम लोग जो है वो हटा देते हैं, भूल जाओ उसको, भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ। ठीक, तो यहां पर आपका हम क्या मानेंगे, 3 नंबर का कंपोनेंट होगा, ये सीढ़ी का एक हिस्सा है। ठीक है, फिर जो ये पीला पार्ट है, ये क्या है आपका बच्चों, डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, ये आपका डीऑक्सीराइबोस दूसरा कंपोनेंट आपका सीढ़ी का एक हिस्सा हो गया। ठीक है, और तीसरा जो आपका हिस्सा है, पहला, हाँ, तीसरा हिस्सा जो है लाल वाला, ये पहला यानी कि फॉस्फेट ग्रुप आपका होगा, ये लाल वाले में। ठीक है, तो इसको अगर मैं करूं
कि इसको 1 कर देते हैं तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 1 यहाँ पर होगा। इसको 2 कर देते हैं तो ये आपका 2 यहाँ पर होगा, ठीक है। और इनमें से कोई एक आपका नाइट्रोजन बेस 3, तो यहाँ पे कोई 3 भाई साहब होंगे, या तो एडेनिन होंगे, ग्वानिन होंगे, साइटोसिन होंगे या थाइमिन होंगे, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आपको? चलो, इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला, अब देखो यहां से ना क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं आपके। कैसे? कि जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसमें जो एक हेलिकल में जो 3 कंपोनेंट्स हैं वो किस तरीके से आपस में जुड़े होते हैं। अब देखो भाई, यहां ना चाहते हुए भी क्या आ गई बीच में, केमिस्ट्री भैया आ गए बीच में, ठीक है। तो यहां पे जैसे आप देख रहे हैं बीच में येलो जो पार्ट है 2 नंबर, ये आपका क्या है, डीऑक्सी राइबोस है, ठीक है। डीऑक्सी राइबोस, पहले डीऑक्सी राइबोस को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले उसी को समझेंगे, पीला वाले पार्ट। पीला वाला पार्ट हाजिर हो, आ गया हाजिर, ठीक है। अब पीले वाले पार्ट को समझते हैं बच्चों। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि एक क्वेश्चन पूछता है यहां से कि डीएनए के अंदर जो डीऑक्सी राइबोस होता है उसमें कितने कार्बन के एटम होते हैं। साफ साफ आपको यहाँ पे गिनने में आ रहा है, यहाँ पे 5 कार्बन के। तो पहला पॉइंट होता है कि डी, या लिख लो आप लोग, डीऑक्सी राइबोस इज अ पेंटोज शुगर विद 5 कार्बन एटम। ये क्या होता है आपका, पेंटोज, पेंटोज शुगर। बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट से बच्चों समझेंगे, बिल्कुल एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं आना है, एग्जाम के पॉइंट से समझना, नंबर लेके आने का है, सिलेक्शन चाहिए। तो पेंटोज शुगर होते हैं विद कितने, 5 कार्बन एटम। कार्बन की वैलेंसी सबको याद है ना बच्चों, 5 कार्बन एटम। तो 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन एटम होते हैं, ठीक है। अब अगर इसको यहां भी काउंटिंग कर दें तो बड़ा अच्छा होगा, 1 2 3 लिखा हुआ है, 4 और ये 5, ठीक है बच्चों। ये 5 ऐसे सब में आप काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का जो हम सिंगल एक हेलिक्स पढ़ रहे हैं उसमें जो ये तीनों कंपोनेंट है आपस में किस तरीके से जुड़े होते हैं। जुड़े कैसे होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि जो आपका डीऑक्सीराइबोज है उसके पहले आपका जो है फर्स्ट पोजीशन जो है उससे आपका क्या जुड़ा होता है, कार्बन का जो है नाइट्रोजन बेस आपका जुड़ा होता है। वो नाइट्रोजन बेस मैंने बताया जैसे कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन या थाइमिन में कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो आपका 5th वाला है, ठीक है, 5th, ये देख रहे हो 5th वाला, ठीक है। और उसके बाद इधर वाला कौन सा, 3rd जो आपका कार्बन का है, उससे दोनों आपके जो फॉस्फेट के ग्रुप होते हैं वो जुड़े होते हैं। बस इतना रट्टा मारो, अब इसमें और ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, अभी इतनी जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि पहले से आपके क्या जुड़ा हुआ है, आपका जो आपका ये है क्या, प्यूरिन्स, मतलब नाइट्रोजन बेस है, उसमें से कोई भी हो सकता है। और उधर आपका 3rd से क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट, और 5th से भी आपका फॉस्फेट ग्रुप जो है वो आपका जुड़ा होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको पूछ लेंगे 1 3 5, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। देयर आर 3 OH, ये सब क्या होते हैं आपके OH ग्रुप होते हैं, ठीक है। देयर आर 3 OH ग्रुप्स इन पोजीशन 1 3 5, यहाँ पे कहा है आपका OH ग्रुप, तो ये रट्टा मार लेना। आपसे पूछ लेगा OH जो ग्रुप होते हैं वो किस पोजीशन पे होते हैं, तो 1 पे होते हैं, 3 पे होते हैं और आपके 5 पे आपके होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। देन बात करें अगला क्वेश्चन, इसी को डीऑक्सीराइबोस को एक और क्वेश्चन बनता है क्या, कि जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, वो अटैच कार्बन के एटम से किससे होते हैं, तो 1 पे, 2 पे, 3 पे और 4 पे आपके होते हैं, ठीक है। ये आपसे एमसीक्यू में पूछ लेगा कि डीऑक्सीराइबोस के अंदर हाइड्रोजन एटम किन कार्बन एटम से अटैच होते हैं। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको याद में रखना है, ठीक है बच्चों। 1 2 3 4 5 करके आपको याद रखेंगे तो सफिशिएंट है।
तो कुछ इस तरीके से ये एक चेन क्या होती है तैयार, इसीलिए हमेशा यहाँ पे 5 एंड होगा क्योंकि ये आपका एंड है यहाँ पर, ठीक है। और नीचे हमेशा यहाँ पे क्या होगा, 3 एंड आपका होता है। और ठीक इसको उल्टा अगर उधर की चेन में जाएंगे तो यहाँ पे 3 एंड होगा और यहाँ पे आपका 5 एंड होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाले एंड शुरू में छूटते हैं आपके। ठीक बच्चों, इतना समझ में आ रहा होगा तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। तो कुछ इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। तो 3 कंपोनेंट भी आपको समझ में आ गए होंगे और तीनों कंपोनेंट एक चेन में कैसे आपस में जुड़े हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी को बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें, एक ग्रुप के अंदर देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि मैंने पढ़ाया था कि ये आपका डीऑक्सीराइबोज है, ठीक है। ये फॉस्फेट ग्रुप, ये कौन सा आपका होगा बच्चों, 5, ये आपका 3 है ना, 5 नीचे वाले के 3, ऐसे करके पूरी चेन बनती है आपकी, बस इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और दूसरी तरफ दूसरी चेन के में भी बिल्कुल ऐसे ही क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा, यानी कैसा, कहाँ गए भाई हम लोग, यहाँ पर बिल्कुल ऐसे स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा। अब यानी कि ये जो 2 चेनें हैं, यानी कि जो सीढ़ी है ये आपस में जो जुड़ती है, यानी कि आपस में किसके बीच में बाउंडिंग बन रही है, जो आपके नाइट्रोजन बेस है उनके बीच में बाउंडिंग बन रही है। अब डीएनए में अगला क्वेश्चन यही आता है कि जो ये इधर का जो एक सीढ़ी का नाइट्रोजन बेस है वो किस दूसरी सीढ़ी के जो हिस्सा है उसके किस नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ता है। अब वो सीधा आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। ये इतना आप लोग समझ गए होंगे, इतने कंपोनेंट्स आपको एक सीढ़ी के समझ में आ गए होंगे। अच्छा, यहां से एक और क्वेश्चन आता है कि प्यूरिन्स में कौन से आपके नाइट्रोजन बेस होते हैं, तो आपको रट्टा मारना है एडेनाइन और ग्वानिन, एजी से याद रखना। और पिरिमिडीन्स में अगर देखें तो आपको ध्यान में रखना है टीसी, ठीक है, इस तरीके से। अब बात करें कि ये जो आपके 2 डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स, दोनों सीढ़ियों के जो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, वो 2 नाइट्रोजन के बेस कौन से आपके है ना, तो वो आपसे कई बार पूछ लेते हैं। तो वो आपके जो बेस होते हैं बच्चों, वो क्या होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं जितना सिंपल रखना चाह रहा हूँ पहले उतना पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि देखा सिंपल से क्वेश्चन नहीं किया, देखा सारे क्वेश्चन सिंपल से आ गए तो भाई फंस जाओगे। तो देखो ध्यान रखना, अगर यहां पर एडेनिन होगा तो इधर की तरफ जो नाइट्रोजन बेस होगा, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, आपका थाइमिन होगा, इसके साथ इसकी बॉन्डिंग होगी। फिर अगर यहां पर जी होगा यानी कि ग्वानिन होगा, तो हमेशा इधर की तरफ जो आपका होगा नाइट्रोजन बेस वो क्या होगा, साइटोसिन होगा। बस ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि हमेशा ए का टी के साथ पेयरिंग होगी और जी की सी के साथ पेयरिंग होगी, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ टी है तो यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ सी है तो यहाँ जी हो जाएगा, इसके सिवा और कोई पेयरिंग नहीं होगी, ठीक। इतना आपको समझ में आ रहा है। अब एक और कीवर्ड समझ लेते हैं, वो है आपका क्या, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। ये क्या होते हैं आपके, इससे भी आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं कि भाई न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। तो एक सिंपल सा पहले लिख लो, न्यूक्लियोसाइड बराबर डी ऑक्सी राइबोस प्लस नाइट्रोजन बेस, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। इसके ठीक आगे बढ़े तो न्यूक्लियोटाइड, ये लग गया वर्ड, तब क्या होगा, तब होगा आपका डी ऑक्सी राइबोस प्लस नाइट्रोजन बेस, कोई भी हो सकता है, प्लस फॉस्फेट, वो क्या मिलके बनेगा आपका, न्यूक्लियोटाइड बनेगा, ठीक है, जैसे कि आप नीचे डायग्राम में देख सकते होंगे, ठीक है। फिर यहीं से अगर देख लें तो क्या लिखा हुआ है, जो न्यूक्लियोसाइड है इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ नाइट्रोजन बेस विद अ पेंटोज शुगर, जैसे मैंने दिखाया आपको। ये क्या होता है, बेसिक होता है, जबकि इधर क्या होता है, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस होता है। ये एसिडिक होता है। न्यूक्लियोटाइड क्या होगा बच्चों, ध्यान रखना, एसिडिक इन नेचर होगा, जबकि न्यूक्लियोसाइड क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। वहीं पर अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल जो है न्यूक्लियोसाइड के, सिटिडाइन, यूरेडाइन, एडेसोनाइन, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो आपका एएमपी, जीएमपी, सीएमपी, यूएमपी और डीटीएमपी। बस ये थोड़े से एग्जाम्पल है, बस इतने इन डेप्थ में एग्जाम्पल आपके नहीं आएंगे। आप लोग अगर इतना भी याद रखोगे तो आपका सफिशिएंट है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज जो आपको याद रखनी है, क्या पूछा जाता है
कि हम दोबारा वाले में आ जाएं, गोल वाले में, कि ये जो आपका पूछा जाएगा क्या, कि स्ट्रैंड में जो टर्न होता है वो कितने उस पे होता है, उसका जो मेजरमेंट होता है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो ये टर्न है, इस पे आपको टिक करके आना है 34। ठीक है, 34 टिक करके आना। ठीक है, और इसके बीच में जो आपको, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, कितने आपको न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे, तो आप टक करके आएंगे 10 टाइड। ठीक है, ये आपका दूसरा एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि 34 पे कितने आपके न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे, आपको 10 मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो दो आपके हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो नाइट्रोजन वो ऊपर नीचे के हैं, कितना होता है, तो आपने टिक करना है 3.4। ठीक है, ये आपने टिक करके आना है 3.4, 34, 3.4 और 10। ये कुछ आपके डेटाज हैं जो आपको डीएनए को लेकर आपको हमेशा याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, बाकी ये डायग्राम जो है इतने इन डेप्थ नहीं, पर वही प्यूरिन्स मैंने बताया, पिरामिड्स मैंने बताया, आपको वहीं तक दे रखा है। तो ये जो आपके हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर और लैब असिस्टेंट्स के जो जितना लेवल हो सकता है उतने लेवल को मैंने अभी डिस्कस किया है। थोड़ा बहुत अगर इन डेप्थ डिस्कस होगा, जैसे पेयरिंग बिटवीन थायमिन एंड एडेनिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन, यानी कि किस आपके उस पे कार्बन पे वो पेयरिंग करते हैं, वो होगा तो वो हम लोग एक बार देख लेंगे। बट अभी पहले जितना मैंने आपको पढ़ाया है, आपको पहले उतना याद रखना है, क्योंकि इसमें फिर आपका क्या है, राइट हैंड डीएनए होता है, लेफ्ट हैंड डीएनए होता है, इसको भी हम लोग देखते हैं। सिंगल स्टैंड आपका हो गया, डबल स्टैंड आपका हो गया, बट वो चीज़ें बहुत बाद में हैं। बट आप इतना जितना मैंने आपको पढ़ाया उतना भी आप पढ़ लें, दैट इज सफिशिएंट।